So good morning, everyone. So in last lecture of recombinant DNA technology, एक तो हमने जिनोमिक और cDNA लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस किया था और हम एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वेक्टर बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि क्योंकि एक होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का क्या मतलब है? जिसमें सिर्फ आप कॉपीज बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? कॉपीज। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर की, तो वेक्टर के अंदर उसमें आपको एक स्पेसिफिक जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी आपने क्या करवानी है? एक्सप्रेशन करवानी है। ठीक है, जैसे ओरिजिन, तो चलो नॉर्मल वाले भी जो वेक्टर होता है उसमें होता है। सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं। बट ये जो एफिनिटी टैग है, ठीक है, जो कि बेसिकली मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल दिया था कि प्रोटीन के साथ हम हिस्टिडीन 6 का टैग लगा देते हैं। ठीक है, ये टैग जिस प्रोटीन पे होता है, जैसे हमारे पास एक कॉलम होता है, आपके पास क्या ना, प्रोटीन्स तो बहुत सारे होंगे जो कि अगर आपने बैक्टीरिया से बनवाया तो आपने उन प्रोटीन्स को कॉलम से पास कराना है। बट जिस प्रोटीन के ऊपर हिस्टिडीन 6 का टैग लगा होगा वो कॉलम में रिटेन रहेगा। ये मैं आपको जब क्रोमेटोग्राफी पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसका एफिनिटी टैग का मोटिव बस ये है कि इट विल बी इजी फॉर मी टू सेपरेट। आपने प्रोटीन बनवा तो लिया बट बाद में उसको सेपरेट करना है। ठीक है, फिर इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि ये जो टैग होता है बाद में इसको रिमूव करना होता है। ठीक है ना, ये जो अभी अभी तो आपने सिर्फ इसको इसलिए लगाया था कि सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू प्यूरिफाई दिस प्रोटीन। बाद में इस टैग को रिमूव करने के लिए भी एक सीक्वेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, और जनरली जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, प्रमोटर सीक्वेंस होता है बीच में हमारा जो भी रीजन है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन करानी है, और लास्ट में क्या होता है? टर्मिनेटर। ठीक है, अब एक्सप्रेशन पे आप पे डिपेंड करता है। आपने या तो सिर्फ आरएनए बनवाना है, ठीक है, तो उसमें तो सिर्फ फिर आप ट्रांसक्रिप्शन वाली मशीनरी प्रोवाइड करोगे। बट अगर आपका मोटिव है कि प्रोटीन बनवाना है तो उस केस में फिर आपको ट्रांसलेशन भी जो है वो भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। अब जैसे क्या होता है ना, नाउ इट इज ऑल अप टू यू कि किस टाइप का प्रमोटर आपने चूज करना है। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो भी हम जैसे लैकोपेरोन पढ़ते हैं, ट्रिप्टोफैनोपेरोन पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हो ना कि उसमें प्रमोटर होता है। ठीक है, वहां पर आप देखते हो कि एक प्रमोटर सीक्वेंस होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज लगता है। तो अलग अलग प्रमोटर जो हैं उनका बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ प्रमोटर होते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो फास्ट ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। और कुछ प्रमोटर कैसे होते हैं मेरे? वीक, जो ट्रांसक्रिप्शन क्या कराते हैं? स्लो कराते हैं, या ऐसे कह सकते हैं मे बी आरएनए पॉलीमरेज की उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो वीक है। ठीक है, बाइंड तो प्रमोटर के साथ ही करना है आरएनए पॉलीमरेज ने। बट अब भाई ना, आप बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे हो, या बैक्टीरिया के अंदर भी अब अलग अलग टाइप के ऑपरोन सिस्टम, क्योंकि ऑपरोन सिस्टम्स की बात मेनली हम कहाँ पर करते हैं? बैक्टीरिया में, जहां पर हम बात करते हैं पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, तो लैग प्रमोटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये किसको रेगुलेट करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज की फॉर्मेशन को। ठीक है, ट्रिप्टोफैन का प्रमोटर यूज कर सकते हो। ठीक है, टैग, टैग कहता है वो ट्रिप्टोफैन और लैग दोनों का हाइब्रिड है। ठीक है, और वो बेसिकली क्या होता है आपका? स्ट्रोंगर है दोनों से ही। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं, अब प्रमोटर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो बेसिकली आपका अलग अलग जीन्स जिसका आपने प्रोडक्ट बनाना है वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का प्रमोटर चाहिए। बट यहाँ पर सिर्फ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। लैक, ट्रिप्टोफैन, टैक में क्या करा है? ये दोनों का हाइब्रिड है और ये दोनों से स्ट्रोंगर है। और एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है लैम्डा पीएल। ठीक है, जैसे हमने लैम्डा बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था ना, जीन्स होती हैं, सीआई जीन होती है, क्रो जीन्स होती हैं, तो उसकी भी तो उसने ट्रांसक्रिप्शन कराएगा तभी तो वो प्रोटीन बना पाएगा ना। तो उन जीन्स का भी प्रमोटर सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का प्रमोटर चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आई थिंक ये एग्जाम्पल्स दे रखे थे, लैक, टैक, T7, अराबिनोजोपेरोन होता है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे नहीं है ना कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि अलग अलग जीन्स हैं, सबको अलग अलग उन्होंने नाम दे रखे हैं। बट ये है कि प्रमोटर सीक्वेंस एज पर योर रिक्वायरमेंट वो हम बेसिकली चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रमोटर तो चाहिए, क्योंकि प्रमोटर के बिना ट्रांसक्रिप्शन आपकी नहीं होगी। ठीक है, फिर जैसे मैं आपको बता रहा था, रिपोर्टर जीन, रिपोर्टर जीन हमें किस चीज में हेल्प करेगी? जो आपने
प्रोटीन बनाया है, एक तो उसको डिटेक्ट करने में भी और उसको क्वांटिफाई करने में भी। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टर जीन क्या होती है। इट इज ए जीन प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड quantified using a simple assay. ठीक है, they can be used to visualize and measure the efficiency of gene expression and to investigate intracellular protein localization. अब क्या होता है ना, आपने प्रोटीन तो बनवा लिया, बट आपने देखना भी तो है ना कितना बना है। इस चीज को भी तो चेक करना है ना कितना बना है, उसको आपने बाद में सेपरेट भी करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपने उसको एक तरह से आपने उसको सेपरेट भी करना है। और कई बार हम ये भी ट्रैक भी करना चाहते हैं कि सेल के अंदर वो प्रोटीन जो है वो मतलब सेल के अंदर कहाँ जा रहा है। ठीक है, जनरली तो चलो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अब बैक्टीरिया में भी क्या है ना, बैक्टीरिया की भी सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आप अगर उसको ट्रैक करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे एक अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे एक टैग होता है जीएफपी, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। ये जनरली हमें एक जेली फिश से मिलता है विच इज एकोरिया विक्टोरिया। ठीक है, क्या होती है जेली फिश? जेलीफिश कौन से टाइप का एनिमल है? हम्म, जेलीफिश कौन से फाइलम में आती है? जूलॉजी वाले बताओ। हम्म, जेलीफिश इज नॉट ए फिश। क्या होती है फिर ये? तीनों फोरा, ये देखो ये जूलॉजी करेंगे। सिलेंट्रेट्स होते हैं जिसमें, जैसे ऑरिली आती है आपकी। स्टारफिश किस में आती है? फिर कहते हैं पेपर नहीं होते। 11th 12th की बुक्स तो पता होनी चाहिए। हम्म, देखो आपको जो आपका बैकग्राउंड है ना, अगर आपने जोलॉजी करी है तो ज्यादा लोग आपको जोलॉजी से ही जानेंगे। आपको पता होना चाहिए एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं तो नहीं हूँ जोलॉजी का, बट वही है ना 11th 12th तक का तो मुझे पता है। आपको तो उससे हाई लेवल का पता होना चाहिए। हाँ जी, किसमें आती है? स्टारफिश। ये होता है ना, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं 11th 12th को, तो उनको बताते हैं कि ये फिशेस नहीं है। ठीक है, ये सब फिश नहीं होते हैं, इनके नाम में तो फिश आ रहा है बट दीज आर नॉट फिशेस। जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, और भी कुछ जो नाम आते हैं। ठीक है, जैसे एक सिल्वर फिश होती है। सिल्वर फिश क्या होता है? हम्म, बैट बॉक्स का क्या करना है, होता क्या है? सिल्वर फिश है क्या? वो फिश होती है? सिल्वर फिश इंसेक्ट होता है। ये पूछा जा रहा है आपसे। ये तो कोई भी बता देगा, कपड़ों में आ जाती है, बेड में आ जाती है। अभी कल मुझे आया किसी का फोन, पहले वो कह रहा है मैंने नेट की कोचिंग करनी है, फिर बाद में कह रहा है मैंने ना, वो पटना से था, बिहार से। तो मैं क्या, आपको, कहता मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो नेट की इंक्वायरी आई हुई थी। फिर बाद में कहता मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ा ना बीएससी लेवल का जोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि उसने जोलॉजी के लिए अप्लाई करना होगा। क्योंकि अब एज ए टीचर आपको तो नॉलेज एक्स्ट्रा होनी होनी चाहिए ना। जो चलो बच्चों को तो वही नॉलेज चाहिए जो 11th की बुक्स में है, बट जब आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो या वो उन्होंने कोई टेस्ट ले लिया, तो वो तो चेक करना चाहते हैं ना कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है या नहीं है। ठीक है ना, वो जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है पेपर में 11th 12th का, तो उसी में से आना है। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया, अब ये सिल्वर फिश, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, बट ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया है। जैसे उसने पूछा इनमें से कौन सी फिश नहीं है, और वही लिख दिया सिल्वर फिश, जेली फिश, ऐसे ऐसे नाम लिखता है। तो सिल्वर फिश वाला एक दो दो क्वेश्चन आए थे सिल्वर फिश वाले। लपिज्मा ये इंसेक्ट होता है। तो हमें भी वहीं से नॉलेज मिलती है ना, वही बात है, हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो। बात यही है। ठीक है, अब मैं बायोटेक का, मुझे क्या पता सिल्वर फिश क्या होती है, जब तक नहीं, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाया नहीं गया 11th 12th के बाद, तो वैसे नहीं हमने कुछ देखा ये कोई क्लासिफिकेशन। जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि सारे एनिमल हमारे लिए एक जैसे हैं, हमें नहीं पता कौन सा सिलेंट्रेट है कौन सा टिनोफोरा है। पर जब बच्चों को पढ़ाया 11th 12th और अभी भी पढ़ाते हैं, तो फिर वो वही होता है, तो वहां पे जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें भी देखना पड़ता है। तो फिर वहीं से हमें भी चीजें याद होगी, तभी कहा जाता है कि बुक्स पढ़ा करो। ठीक है, तो अब वही होता है ना, ये जैसे मैंने आपसे पूछा सिल्वर फिश क्या है, जेली फिश क्या है, अब बच्चे अब मान लो चलो जो तो बायोटेक वाला होता है फिश ही है ये तो,
ठीक है, बट इट इज नॉट ए फिश। ठीक है, चलिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं एक बार एग्जाम में ना, सूडोसिलोमेट क्या होता है, एसिलोमेट क्या होता है आपका ये। अब बात वही है ना, आप ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, बट आपको बेसिक बुक्स आनी चाहिए। ठीक है, और यही प्रॉब्लम है ना, आप जो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें तो कई बार हम कराते हैं पेपर में, बट जो बेसिक सी चीजें होती हैं, ठीक है, अब जैसे मैं पेपर देने जाऊं तो मुझे वो बेसिक चीजें पता है, तो नंबर आने चाहिए ना। क्या मैटर करता है कि वो आसान क्वेश्चन से आ रहे हैं, मुश्किल से आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर वैसा से कुछ क्वेश्चन आया, मैंने फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफाई किया था, मेरे 2-3 क्वेश्चन तो एनिमल फिजियोलॉजी के सही थे, जबकि एनिमल फिजियोलॉजी तो मेरे को डिटेल में आती थी, बट 11th-12th का हमेशा हॉर्मोन्स हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए, ये हमेशा मैं पढ़ के जाता था। जबकि ये हमारा, ये नहीं था कि मैं एमएससी लेवल का पढ़ने लग गया, बट मैंने 11th-12th की बुक्स देखो, 10 नंबर तो मुझे वहां से मिले थे। 10 नंबर नहीं मिलते तो फिर, तो वही होता है ना, बेसिक। ठीक है, यही बताया जाता है कि बेसिक पढ़ा करो। ठीक है, और उसको पढ़ने के लिए इस स्टेज पे आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, जो भी हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसको उसको आप किसी से पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो आपको खुद ही पढ़ना है। ठीक है, वो आपको खुद पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको बेटर पता लगेगा। ठीक है, वो भी बैठ के लो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग वो देखने, यही तो सब काम में खराबी है। खुद बैठ के पढ़ो, खुद उसको हाईलाइट करो। ठीक है, चलिए रिपोर्टर जीन देखते हैं। तो द रेट एट विच स्ट्रक्चरल जीन इज एक्सप्रेस डिपेंड्स ऑन द अपस्ट्रीम कंट्रोल सीक्वेंसेस। ठीक है, देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, एक तो होता है कि सिर्फ कोडिंग रीजन है, यूटीआरस होते हैं, 5' यूटीआर होता है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जैसे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो जीन के एक्सप्रेशन को एनहांस कराते हैं, जैसे एनहांसर होते हैं। ठीक है, कुछ जीन के एक्सप्रेशन को रोकते हैं, रिप्रेसर होते हैं, और भी सीक्वेंसेस होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ प्रमोटर और बेसिकली आपका टर्मिनेटरी और बीच में कोडिंग रीजन है। देयर आर अदर सीक्वेंसेस आल्सो जो कि मे बी आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोटर के साथ उसको फैसिलिटेट करा रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन है वो कैसे मॉनिटर करते हैं, रिप्लेसिंग ए प्रोटीन एंड कोडिंग पोर्शन और फ्यूजिंग इट विद फ्रेम ऑफ जीन एक्सप्रेसिंग ए प्रोटीन। जो मेरा प्रोटीन है उसके साथ मैं एक एक पोर्शन लगा दूंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको भी बता रहा था जीएफपी, या कोई भी ऐसा पोर्शन मैं लगा दूंगा जो कि जो कि मुझे बाद में हेल्प करेगा कि रिपोर्ट करने में कि मेरी जीन की एक्सप्रेशन कितनी हुई है। सो मैनी ऑफ द स्टडीज टू इन्वेस्टिगेट द फंक्शन ऑफ प्रमोटर, एनहांसर एंड फैक्टर विच बाइंड टू देम हैव मेड यूज ऑफ रिपोर्टर जीन्स। ठीक है, जैसे आप लैग्स यूज करो, अब पता है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज, आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला रिपोर्टर जीन लगा दिया, जितना बीटा गैलेक्टोसिडेज ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, उतना ही कलर ज्यादा आएगा। ठीक है, आपने यूज करा कोई एंटीबायोटिक, जैसे कुलराम फेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, ल्यूसीफरेज आपने यूज करा, ल्यूसीफरेज क्या कराता है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफरिन कराता है, जिससे येलो ग्रीन लाइट एमिट होती है, और जिसको हम लो लेवल पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली डिटेक्शन है। ठीक है, आपने क्या करा, आपने जो प्रोटीन बनवाना है, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का तो प्रोटीन है, वो तो मान लो ये वाला रीजन बना रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिक रीजन है जो मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बनाता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैंने इसके साथ कोई ना कोई एक रिपोर्टर जीन लगा देनी है। ठीक है, और बीच में मैंने आपको क्या बताया था, मुझे एक ऐसा सीक्वेंस लगाना है जो बाद में, जिसको मैं, जो कोडिंग सीक्वेंस वो रिमूवल, ताकि इसको मैं बाद में क्या कर पाऊं, रिमूव कर पाऊं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या क्या शो करा, एक तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये रिपोर्टर है, और ये कोडिंग सीक्वेंस वो रिमूवल है। ठीक है, रिपोर्टर जीन आप कोई भी लगा दो, लैग्स ही लगा सकते हो, कुलराम फेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफेरेज लगाते हो, ल्यूसीफरेज लगा सकते हो, इसका मतलब क्या होगा, आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका स्पेसिफिकली मान लो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट ये बन गया। ठीक है, बीच में क्या है उसके एक, बीच में उसके एक, यहां पर एक कोडिंग सीक्वेंस फॉर रिमूवल होगा, और ये एक रिपोर्टर जीन होगी, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो जीएफपी है, जीएफपी क्या होता है, वो फ्लोरेसेंस देता है। आपने मान लो कि, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि हम हर एक प्रोटीन को बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं, मान लो मैंने एक प्रोटीन को यूकैरियोटिक सेल से बनाया, तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन्स कहां पर बनते हैं, सेल में प्रोटीन कहां पर बनते हैं, ऐसे प्रोटीन कौन बनाता है, एमआरएनए से तो बनता है ना, बनाता कौन है, राइबोसोम्स बनाते हैं ना। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है ना, राइबोसोम हमें पता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं जहां पर प्रोटीन बनते हैं। अब बात है कि मैंने ये ट्रैक करना है,
कि मैंने जो प्रोटीन, या मतलब मैं किसी प्रोटीन को ट्रैक करना चाहता हूं। अब ऐसे तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा कि वो प्रोटीन कहाँ जा रहा है, तो मैंने क्या करा, उसके साथ जीएफपी वाली जीन लगा दी। अब क्या होगा, अब आप सेल को ट्रैक कर रहे हो, वो ईआर में जा रहा है, क्योंकि फ्लोरेसेंस आ रही है। मे बी कोई माइक्रोस्कोपी या किसी भी अंडर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो ईआर ईआर में बना, क्या वो ईआर में ही रह रहा है, क्या वो गोल्जी में जा रहा है, क्या वो लाइसोसोम में जा रहा है, क्या वो सेल मेम्ब्रेन में जा रहा है, क्या वो सिक्रीट हो रहा है, क्या वो न्यूक्लियस में जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, तो आप उसको ट्रैक कर पाओगे। तभी हमने कहा ना रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन हमें प्यूरिफाई करने में भी मतलब हेल्प करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टिडीन 6 का टैग लगा दो, ठीक है, कोई ना कोई टैग लगाना है, ताकि हमें यह पता लग सके कि प्रोटीन एक तो बन कितना रहा है, कितनी जल्दी बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये चीज तो चलो बाद में चेक करनी है, वो तो चलो, जैसे अब ब्लू कलर कितना आ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लू कलर बनेगा, इस जितना डार्क आएगा मतलब उतना ज्यादा बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना है, और जितना ज्यादा बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट भी बनेगा, क्योंकि मैंने आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बीटा गैलेक्टोसिडेज वाली जीन लगा दी। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक को ही हर जगह अप्लाई कर दें। अब वो फिर वही बात आ गई कि कहाँ पर किसको यूज करना है, वो एक अलग बात है। ठीक है, कि किस पर्पस के लिए आप आपकी स्टडीज जो है, आपने जो प्रोटीन बनाना है, आप उसको क्या आपने मतलब सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, उसको आपने ट्रैक करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम रिपोर्टर जीन को जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीएफपी के बारे में बता रखे, एक ऑटोफ्लोरेसेंट प्रोटीन होता है, ये एक हमें बायोल्यूमिनेसेंट फिश से, जेली फिश से मिलता है। ठीक है, ये तो चलो इसका स्ट्रक्चर बता रखा है कि इसके अंदर 11 बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं, विच मेक अप द बीटा पैरेलल एंड अल्फा हेलिक्स रन्स थ्रू द सेंटर। ठीक है, इसमें क्रोमोफोर होता है। ठीक है, वही बात आ गई ना फ्लोरेसेंस वाली, जो कल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था कि फ्लोरेसेंस क्या होता है। जैसे आपने इसको कौन सी वेवलेंथ दी, आपने इसको वेवलेंथ दी 508 वाली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, जो वेवलेंथ हम देते हैं वो कौन सी होती है, मतलब उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। ठीक है, और मतलब जो लाइट आपने इसको दी वो ब्लू लाइट दी, जिसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। लेकिन वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो मैंने आपको बताया ना, फ्लोरेसेंस फिनोमेना ये होता है, दे एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ एंड एमिट बैक लॉन्गर वेवलेंथ। तो जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें ना क्रोमोफोर है। ठीक है ना, कोई भी चीज जैसे फ्लोरेसेंस दे रहा है, जिसका मतलब क्या है ना, वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो री एमिट करता है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ कर रहा है। दे तो आप ब्लू लाइट रहे हो, लेकिन वो दे कौन सी रहा है आपको, ग्रीन लाइट। दैट इज वाई इट इज नोन एज ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत जगह पर हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू वांट टू मॉनिटर द प्रोटीन लोकलाइजेशन, यू यू हैव टू गो फॉर जीएफपी। ठीक है, ये तो चलो इसकी डिटेल दे रखी है, ये तो चलो कम पूछते हैं। ठीक है, तो जीएफपी जो है वो एक यूनिक रिपोर्टर है। ठीक है, और इसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, फ्यूजन टैग की तरह। ठीक है, आपने जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये मेरा प्रोटीन है, जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके साथ मैंने टैग लगा देना है। ठीक है, वो टैग जो है वो मुझे किस में हेल्प करेगा, लोकलाइज, मतलब हमें ये देखने में कि उसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन कहां पर है। ठीक है, तो क्या बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेक्टर जिसमें जीएफपी का कोडिंग सीक्वेंस हो, इनटू विच कोडिंग सीक्वेंस फॉर एन अनकैरेक्टराइज्ड प्रोटीन एक्स। आपने जीएफपी एक्स बना देना है, मतलब एक्स को हमने पता करना है, ऐसे पता नहीं कर पाते, तो उसके साथ हम जीएफपी को बनाने वाला डीएनए लगा देंगे, ताकि जब बने तो पहले जीएफपी बने, फिर बीच में एक कोडिंग सीक्वेंस फॉर रिमूवल हो, और उसके बाद मेरा एक्स प्रोटीन हो, और बाद में हम उसको क्या कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोरेसेंस है ना, आपने क्या करना है, जिस सेल के अंदर ये, आपने उसको क्या डालनी है, ब्लू लाइट। ठीक है, जीएफपी स्पेसिफिकली ब्लू लाइट को ले लेगा, और आपको ग्रीन लाइट आ रही है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का भी यही प्रिंसिपल होता है कि आपको कहीं ना कहीं से फ्लोरेसेंस आएगी। ठीक है ना, हर एक चीज में देखो वही है, एट द एंड डिटेक्शन करना है, कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ, या तो कुछ रेज आए वहां से, एक्सरे फिल्म पे कुछ वो मतलब बनाए, या कोई आप फ्लोरेसेंस कंपाउंड यूज करते हो, यू कैन गो फॉर सम एंजाइम जो कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। क्योंकि एट द एंड ये भी तो देखना है ना कि बन रहा है नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है, कितने टाइम में बन रहा है, जल्दी बन रहा है, स्लो बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे इसमें जीएफपी तो मेनली हम यूज कर रहे हैं, वी वांट टू मॉनिटर द प्रोटीन लोकेलाइजेशन। ये बहुत जगह पे आपको ना जीएफपी का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, सुना हुआ पहले कि नहीं।
जीएफपी पढ़ी नहीं? जोलॉजी जेलीफिश नहीं पढ़ी? तो उसमें आया नहीं जीएफपी मिलता है इससे। नहीं, डिटेल में तो हम भी नहीं बताते। एक हम जो पढ़ते हैं वो ओरेलिया थी, एक होती है ओरेलिया, को भी जेलीफिश बोलते हैं, बट ये दूसरा नाम है। हाँ, वो 11th 12th में वही है ना। ठीक है, तो जीएफपी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। देखो क्वेश्चन तो बनने को कुछ भी बन सकता है। अभी पीछे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, सीएसआर के एग्जाम में आया था। उसने तो ये कहा कि ये जो फिश है, ये जो मतलब जेली फिश होते हैं ना, ये बहुत डीप होती है पानी में। ठीक है। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि उसके पास ये जो आप ब्लू लाइट है, इसका सोर्स कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। जैसे नॉर्मली तो क्या होता है ना, अभी अब जब आपकी रेज आ रही हैं, विजिबल रेज आ रही हैं, तो नीचे तक तो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती ना इतना। ठीक है, तो वो भी एक, चलो आपको बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि उसने यही तक पूछ लिया कि उस ये तो हम खुद से लाइट दे रहे हैं, ये तो अलग बात होगी ना। अब जेली फिश के अंदर ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, मतलब वो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, उसके 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 अंदर जो ऑलरेडी जीएफ है उसके ऊपर भी तो ब्लू लाइट पड़नी चाहिए ना, तभी तो वो ग्रीन लाइट को एमिट करेगा। तो कहते हैं उसके लिए ब्लू लाइट का सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये करेंगे, क्योंकि ये, या आप इसके बारे में देखना, एक क्वेश्चन इसमें तो शायद मैंने डाला नहीं है, कोई नहीं, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्लू लाइट का उसने उससे उसने आपसे सोर्स पूछ लिया। ठीक है, तो वो तो बहुत ज्यादा ही जैसे डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि ब्लू लाइट किस कहाँ से आ रही है उसके पास। ठीक है, अब वही बता रहे, ये वही बात बता रहे कि जब आपने फ्यूजन कराना है, तो जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज बता दिया, एक ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज होता है। ठीक है, मतलब ये ग्लूटाथायोन से बाइंड करता है, और एक जैसे मैंने आपको पॉलीहिस्टिडीन टैग बताया था, विच बाइंड्स टू ए निकल चिलेट नाइट्रिलो ट्राई एसिटेट क्रोमेटोग्राफी कॉलम। ठीक है, ये भी बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। यू एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आपने निकल क्रोमेटोग्राफी से प्रोटीन को सेपरेट करना है, तो आप किससे टैग करोगे? हिस्टिडीन 6 के साथ। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है, कॉलम कर देंगे, एक तरफ लिख दिया ग्लूटाथायोन, तो ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, हिस्टिडीन का टैग है तो निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मतलब क्या होता है ना, हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी होती है जिसे बोलते हैं एफिनिटी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम अपने हिसाब से कॉलम के अंदर का मटेरियल डिसाइड कर सकते हैं। तो उस मटेरियल के साथ वही बाइंड करेगा जिसकी उसके लिए एफिनिटी होगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने निकल कॉलम यूज किया है, तो उसके उस कॉलम की एफिनिटी सिर्फ हिस्टिडीन टैग के साथ है। ठीक है ना, अब आपने मान लो 10 प्रोटीन डाल दिए, बट टैग सिर्फ एक के ऊपर है, तो वो कॉलम में रुक जाएगा, बाकी 9 प्रोटीन बाहर। तो हमने हमें भी तो वही था ना, और बाद में हम उसको भी अलग कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होती है ना। इनिशियली हम चाहते हैं कि वो कॉलम के अंदर ही रुके, बट बाद में हम एक वर्ड बोलते हैं एल्यूशन, बाद में हम उसको भी क्या कर लेंगे, आपका सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है। अब देखो क्या है, अब आपने जीन की एक्सप्रेशन करानी है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जीन को एक्सप्रेस कराओ बैक्टीरिया से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, जैसे ई कोलाई से आप कराओ। जैसे जैसे कल मैंने आपको बताया भी था, जो आपका जो बेसिकली आपका इंसुलिन इंसुलिन को हमने ई कोलाई से बनवाया था। द कंपनी का क्या नाम था? एली लिली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बता रहा है, प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम। ई कोलाई इज बाय फार द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड होस्ट, प्रोवाइडेड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट एसेंशियल। ठीक है, बैक्टीरिया, और जब हम एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन करते हैं, तो एक तो हम ये कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होती। ठीक है, तो अगर किसी आपके किसी जीन में इंट्रॉन्स हैं, तो यू कैन नॉट गो फॉर बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम। if your protein is undergoing some post translational modification like glycosylation, phosphorylation, or any other modification, so you cannot go for bacterial system। ठीक है, बिकॉज जो प्रोटीन होते हैं ना, जैसे हमारे अंदर कोई प्रोटीन बन रहा है, जैसे मान लो हमारे अंदर इंसुलिन बन रहा है। अब इंसुलिन को हमने बैक्टीरिया से क्यों बनवाया? क्योंकि इंसुलिन के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होती है। बट इफ देर इज पोस्ट, क्योंकि वो जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। अब आपको पहले देखना पड़ेगा, अगर आपके प्रोटीन के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, देन यू कैन नॉट चूज प्रोकैरियोटिक सिस्टम।
इफ योर जीन इज कंटेनिंग इंट्रॉन्स देन यू कैन ऑल्सो नॉट गो फॉर प्रोकैरियोटिक सिस्टम, ठीक है। जनरली नहीं होते हैं इंट्रॉन्स, बट कुछ बहुत बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, साइंटिस्ट ने अब फाइंड आउट करे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, यूकैरियोट्स में तो होते हैं, तो उन्होंने लिखा कि जो बेसिकली बैक्टीरिया में भी दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं यू बैक्टीरिया, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। उन्होंने देखा कि यू बैक्टीरिया में तो वेरी रेयर, आर्की बैक्टीरिया में भी कुछ जीन्स के अंदर इंट्रॉन्स थे, ठीक है, बट वो चलो थोड़ा एक्सेप्शनल चला गया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर, अब क्या ना, बैक्टीरिया की एक खास बात क्या है, इसका जनरेशन टाइम बहुत जल्दी है, क्योंकि ये एक तो ग्रोथ रेट इसका ज्यादा है, और ये हमारे जो प्रोटीन है, जो हेटेरोलोगस, हेटेरोलोगस का मतलब क्या है, ये प्रोटीन बैक्टीरिया खुद नहीं बनाता है। अगर मैं, जैसे हमारा इंसुलिन है, अगर हम उसको बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं तो वो एक हेटेरोलोगस होस्ट है, ठीक है। और वो जो प्रोटीन बना रहा है उसको भी हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलोगस प्रोटीन। तो ये जो स्ट्रेन्स होती हैं जो हम रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्शन के लिए करते हैं, उनको हम जेनेटिकली मैनिपुलेट करते हैं। ऑब्वियसली आपको उसके अंदर जीन डालनी पड़ेगी थ्रू ए वेक्टर, और फिर हम उसको लार्ज स्केल पे उससे प्रोडक्ट बनवाते हैं, ठीक है। प्यूरिफिकेशन में वही प्रोटीन्स, जैसे ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज हो गया, माल्टोस बाइंडिंग फ्यूजन प्रोटीन हो गए, वही हिस्टिडीन टैग हो गया। यू कैन यूज डिफरेंट, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन मतलब वही हो गया कि आपने आपने जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ आपने एक ऐसा डीएनए लगाना है ताकि जो बाद में मुझे उसको प्यूरिफाई करने में हेल्प करे। जैसे एफिनिटी, जैसे हिस्टिडीन का टैग बताया था, ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज हो गया, एक माल्टोज बाइंडिंग फ्यूजन प्रोटीन्स भी होते हैं, सो दे विल हेल्प अस इन, वो हमें किस चीज में हेल्प करेंगे, बाद में उसको प्यूरिफाई करने में, बाद में हमें किस में हेल्प करेंगे, प्यूरिफाई करने में, ठीक है। अब वो बता रहा है यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम, कहता है जो प्रोकैरियोटिक, इन प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम, जो मोस्ट प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं ऑफ क्लोन्ड यूकैरियोटिक जीन्स बिकम इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। आपने तो, चलो ठीक है जी, हमने यूकैरियोट वाली जीन जो है वो किस में डाल दी, बैक्टीरिया में, लेकिन कहता है वो जो प्रोटीन्स बनते हैं ना वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, प्रोटीन्स तो बने बट उन्होंने एक इनसॉल्युबल एग्रीगेट बना लिया, और जिसे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, और उसमें से बड़ा डिफिकल्ट है फंक्शनल प्रोटीन्स को रिकवर करना, ठीक है। मतलब ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो प्रोटीन बन रहे हैं ये ना, वो उसने बना तो दिए 100 के 100 इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए, वो उसने एक इंक्लूजन बॉडी से बना दी, उसको आप अलग ही नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ प्रोटीन बनवाने का, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम यह है उनके अंदर कोई पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं होती, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, फॉस्फोरिलेशन हो गया, ठीक है। दिस कैन अफेक्ट द प्रोटीन एक्टिविटी और स्टेबिलिटी। अगर मेरे अंदर कोई प्रोटीन बन रहा है और उसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, तो अगर मैं बैक्टीरिया से चलो प्रोटीन तो बनवा लेता हूं, बट अगर उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बैक्टीरिया तो कर नहीं पाएगा, तो क्या पता ना तो वो स्टेबल रहे, ना वो उसकी एक्टिविटी हो, क्योंकि हमें तो प्रोटीन चाहिए तो वो काम भी करे ना, ऐसा थोड़ा है कि प्रोटीन बनवा रहे हैं बाद में उसका कुछ काम है नहीं, ठीक है। सो, और एटलीस्ट इट्स रिस्पॉन्स टू एंटीबॉडीज। ए मोर सीरियस प्रॉब्लम इज दैट कि जो बैक्टीरिया सेल का इंटीरियर है वहां पर फोल्डिंग भी प्रॉपर नहीं होती है। जैसे हमारे अंदर एक प्रोटीन बना, उसकी फोल्डिंग भी जरूरी है ना, प्रोटीन की फोल्डिंग भी कई बार, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कुछ ज्यादा खास सिस्टम नहीं है फोल्डिंग का, ठीक है, जबकि जैसा कि एक यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। और अगर फोल्डेड ही नहीं हुआ तो तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देखो, कहना आसान है कि हम बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं, ठीक है, वही इंसुलिन बना ली, में भी छोटा प्रोटीन था, ठीक है, उसकी एक चेन में 30 अमीनो एसिड है, एक में 21 है, वो इंक्लूजन बॉडीज नहीं बना रहा था, उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं थी, ठीक है, तो वो इजी था। बट ऐसा नहीं कि हर एक प्रोटीन हम बनवा पाएंगे, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो सारे प्रोटीन्स में भी मान लो थोड़े बड़े साइज के हैं, क्या पता उन्होंने इंक्लूजन बॉडी बना ली, वो प्रोटीन जिनके अंदर ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो वो मॉडिफिकेशन बैक्टीरिया में हो नहीं रही है, तो यू कैनॉट गो फॉर दोज जीन्स, उसके लिए आप बैक्टीरियल सिस्टम नहीं यूज कर सकते, फोल्डिंग नहीं हुई, ठीक है। जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रायोन्स, प्रायोन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, उसमें हम यही कहते हैं कि प्रोटीन की जो फोल्डिंग है वो सही से नहीं हुई है, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम्स कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग ए यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। फिर आप कोई यूकैरियोटिक सेल चूज करो, ईस्ट चूज करो, मैमेलियन सेल चूज करो, बैक्यूलोवायरस सेल्स मतलब इंसेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब हमने एनिमल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हम बैक्यूलोवायरसेस वो स्पेसिफिक वायरसेस हैं जो इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं,
और आप इंसेक्ट से अपने जीन अपना प्रोटीन बनवा सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होते हैं कि हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, इनके साथ भी टैग लगाओ, हिस्टिडीन का लगाओ, M/C या जो भी टैग आपको लगता है। डिसएडवांटेज यूकेरोटिक सिस्टम का ये है, यूकेरोटिक सेल जो है वो ग्रो बहुत स्लो करते हैं। ठीक है ना, यूकेरोटिक सेल जो होते हैं, जैसे हम नॉर्मली हम एक एनिमल सेल की बात करें तो 24 आवर डिवाइड होने में ले रहा है। ठीक है, तो बैक्टीरिया तो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया का तो नंबर विद इन ए डे या विद इन फ्यू आवर्स वो मिलियंस तक पहुंच जाएगा। बट यूकेरोटिक सेल्स तो ग्रो ही स्लो कर रहे हैं। ठीक है, बट चलो, अगर बैक्टीरिया से नहीं बनवा सकते देन यू हैव टू गो फॉर ए यूकेरोटिक सिस्टम फॉर योर प्रोटीन एक्सप्रेशन। ठीक है, वही था ना, जैसे इंसुलिन का क्या था कि लोगों को डायबिटीज के लिए इंसुलिन चाहिए था। पहले तो इंसुलिन हम कैसे निकालते थे, पिग वगैरह को मार के निकालते थे। ठीक है, अब बात है ना, पिग की इंसुलिन अलग है। अब कईयों में उसके अगेंस्ट रिएक्शन हो जाती थी, क्योंकि कईयों को पिग से इंसुलिन निकाल के दे तो दी। ठीक है, तो लेकिन कईयों को उससे रिएक्शन हो जाती थी, दैट वाज रिएक्टिव, क्योंकि इट इज नॉट एज इट इज द सेम इंसुलिन जो हमारे अंदर बन रही है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम हमें उसको किससे बनवाना पड़ा, बैक्टीरिया से। ठीक है, बहुत सारी इंडिया में कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंसुलिन को बनाती हैं। ठीक है, उन्होंने तो पता है किस चीज का पेटेंट ले रखा है। एक इंसुलिन आती है लेंटस, वो क्या होता है, वो एक ही बार इंजेक्शन लगाना होता है रात को 10 बजे, और वो 24 घंटे बाद लगाना होता है। तो क्या होता है ना, उन्होंने कंपनियों ने क्या करा है कि जैसे आप सुनते हैं ना, 2 बार इंसुलिन लेनी है, एक बार लेनी है। तो क्या होता है ना, वो ऐसे वर्जन बना रहे हैं जैसे एक बार लेनी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस फॉर्म में जा रही है, मे बी क्या पता कुछ नैनो पार्टिकल्स हैं जो हैं, तो उससे स्लोली स्लोली रिलीज हो रही है, ताकि 24 आवर्स तक वो इंसुलिन जो है वो मतलब ब्लड में रहे, क्योंकि 24 आवर तक ब्लड के ग्लूकोज को रेगुलेट करना है। इंसुलिन तो वही है, उसके साथ तो वो कुछ नहीं कर सकते, उसका क्या पेटेंट लेंगे, वो तो जिस कंपनी ने बना दिया उसने इंसुलिन बना दी बस। बट वो इस चीज का पेटेंट लेते हैं कि उनकी इंसुलिन जो है, जब वो इंजेक्शन की फॉर्म में दी जा रही है, तो वो बॉडी के अंदर कितने टाइम तक अपना इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है ना, कई बार कुछ इंसुलिन कहते हैं कि 2 बार लेनी होती है, 3 बार लेनी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ आपको पूरे डे में सिर्फ एक बार लेनी है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज इस चीज का पेटेंट लेती हैं। ठीक है, चलिए करिए, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ए जीन एक्सप्रेसिंग a 50 kilo Dalton protein from an eukaryote was cloned in an E. coli plasmid under the lag promoter and operator। ठीक है, कोई ना कोई आपको, क्योंकि एक्सप्रेशन कराना है तो आपको एक्सप्रेशन वेक्टर तो बनाना ही पड़ेगा। कहते हैं हमने IPTG दिया, लेकिन 50 किलो डाल्टन का प्रोटीन बना ही नहीं। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रही है। पहला कि वो कह रहा है जो क्लोन सीक्वेंस है उसमें कोजेक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, कोजेक सीक्वेंस हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि कोजेक सीक्वेंस प्रोटीन एक्सप्रेशन जब हमें यूकेरियोट में करानी होती है, तो ये तो रीजन हो नहीं सकता। अगर वो होता भी सही तब भी कुछ नहीं होना था, नहीं है तब भी कुछ नहीं होना है। बैक्टीरिया 40 किलो डाल्टन से बड़े प्रोटीन ही नहीं बना पाता। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। 40 किलो डाल्टन तो कितना हो गया, 40 × 1000। वैसे 110 डाल्टन होता है, तो अगर हम 40 × 1000/100 भी कर दें तो कितने अमीनो एसिड हुए, 400 वाला तो प्रोटीन बना बना ही देता है। फिर वो कह रहा है कि जो डिफरेंस इन कोडोन प्रेफरेंस, देखो ये रीजन हो सकता है। जैसे क्या होता है ना, जब हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे मान लो वो ट्रिपलेट हमारे अंदर कुछ और बना रहा है, और वो बैक्टीरिया में कुछ और बना रहा है। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर ट्रिपलेट एक चीज के लिए कोड कर रहा है, बट वो मे बी वो क्या पता स्टॉप कोडोन की तरह काम कर रहा हो बैक्टीरिया में। तो कोडोन प्रेफरेंस में डिफरेंस की वजह से हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जो हम पढ़ते थे ना, 61 कोडोन्स होते हैं, 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं। ठीक है ना, पढ़ते हैं ना, AUG मिथुनिन बनाता है, वो सारे कोडोन्स होते हैं। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है कि बैक्टीरिया के अंदर वो कोडोन जो मेरे अंदर एक नॉर्मल कोडोन है, यूकेरियोट के अंदर क्या पता वो बैक्टीरिया में स्टॉप कोडोन की तरह काम कर रहा हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डिफरेंस इन कोडोन प्रेफरेंस। और ये भी कोई लेना देना नहीं है कि 50 किलो डाल्टन प्रोटीन के अंदर NLS होता है, ऐसा कुछ नहीं। NLS तो मतलब ये होता है कि प्रोटीन को न्यूक्लियस में जाना है। बैक्टीरिया में तो कोई न्यूक्लियस न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है।
तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? थर्ड। डिफरेंसेस इन कोडोन प्रेफरेंस, जिसकी वजह से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो वेक्टर में लगा दिया बट वो बना नहीं, वो उसका रीजन पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? कोडोन प्रेफरेंस के अंदर डिफरेंस। ठीक है, देखो ये जो सारा पार्ट है ना आपकी थिंकिंग एबिलिटी, कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमेशा जो जिसके लिए आपका इंटेलेक्चुअल चाहिए, जिसमें आपको सिचुएशन आएगी और सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर देना, वो रटी रटाई बातें नहीं होगी। बट वो सिचुएशन को आप तभी समझ पाओगे जब आपको बेसिक प्रोसेस पता होगा। ठीक है, अब भैया, अब मुझे तो क्वेश्चन आता है, मुझे पता है कोजेक सीक्वेंस भी क्या है। तो क्योंकि अगर जितनी नॉलेज मुझे होगी, अब मान लो किसी को आईपीटीजी नहीं पता क्या होता है, कहीं तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे। इंटरप्रेटिव वो नहीं कर पाएगा जिसको वेक्टर के बारे में नहीं पता है। सारी की सारी कहानी जितनी भी आपने आरडीटी में पढ़ी है, पहले वेक्टर पढ़े हैं। ठीक है, उसमें सिलेक्शन कैसे करना है, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, वही सब बातें अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, बट पहले जो वेक्टर्स हम बात कर रहे थे वहां पर हम एक्सप्रेशन की नहीं बात कर रहे थे, वहां पर सिर्फ हमारा मोटिव था हमें अपने जीन की कॉपीज बनवानी थी। जैसे अगर एक प्लाज्मिड के अंदर अगर उसका कॉपी नंबर 500 है तो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी 500 कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है, एक बात सिर्फ हमने ये करी है कि जो वेक्टर हमने बनाया उसका इंसर्ट साइज कितना है, मेरा डीएनए छोटा है उस बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, कि कितने क्योंकि अगर मेरे डीएनए का साइज बड़ा है तो मैं उसको उस वेक्टर में नहीं डाल सकता ना, क्योंकि वेक्टर में डीएनए डालना और बाद में वो स्टेबल भी रहे। ये नहीं ना कि आप आपने छोटे से वेक्टर में डीएनए तो बहुत सारा डाल दिया बट वो स्टेबल ही नहीं है, तो स्टेबल ही नहीं होगा तो फिर उसकी कॉपीज नहीं बनेगी। दैट इज वाई ईच एंड एवरी वेक्टर डू हैव देयर इंसर्ट साइज। ठीक है, चाहे वो बैक है, यैक है, M13 है, फाजमिड है, कॉस्मिड है, प्लाज्मिड्स हैं, जितने वेक्टर्स हमने पढ़े। उसके बाद क्या कहानी है एक्सप्रेशन की। ठीक है, पहले में सिर्फ मुझे कॉपीज बनानी थी, अब मुझे प्रोटीन बनवाना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए पहले थोड़ी बातें ध्यान रखो कि बैक्टीरिया से बनवाना है, यूकैरियोट से बनवाना है, क्योंकि जो वो एक्सप्रेशन वेक्टर होगा उसके अंदर प्रमोटर होना चाहिए, टर्मिनेटर होना चाहिए, आपका रिपोर्टर जीन होनी चाहिए, उसके अलावा आपके उसके अंदर वो सीक्वेंस भी होने चाहिए जिसकी वजह से वो आपका बाइंड करे किसके साथ? राइबोसोम के साथ। ठीक है ना, क्योंकि सब चीजें हमें मतलब ये एक तरह से आर्टिफिशियल चीज है। एक्सप्रेशन वेक्टर ऐसा नहीं है कि एक ऑलरेडी बना बनाया है, आपको जैसा चाहिए आपने वैसा बनाना है। ओरिजिन आपको कौन सा चाहिए, आपको प्रमोटर कौन सा चाहिए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और कंपनीज आपको बना के देंगी। आपने कहा कि मेरे को एक स्पेसिफिक वेक्टर बना के दो, ठीक है, कंपनीज हैं जो आपको वेक्टर बना के देंगे। आप कहोगे मुझे ये प्रमोटर चाहिए, ये ओरिजिन चाहिए, वो कहेंगे पैसे दो, वेक्टर लो। फिर आप उस वेक्टर को यूज करोगे, क्योंकि फिर वो आपको बताएंगे कि किट के हिसाब से पहले तो वेक्टर ही चाहिए ना। फिर आपको पता है कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कौन सी क्लोनिंग, कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट है, वेक्टर में कौन सा है। फिर आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें लगाना है और फिर आपने अब वो देखना है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करानी है, उसकी उससे प्रोटीन बनवाना है, तो उस हिसाब से ये सब चीजें डिजाइन होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन साइज का मतलब क्या है? इट इज नॉट ए यूनिवर्सल थिंग, जैसी आपकी जरूरत है वैसा आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो जो लोग आरडीटी में काम करते हैं, जिनका रिसर्च एरिया होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो सब इससे डील करते हैं। ठीक है, या जैसे कोई भी प्रोटीन है, मुझे उसको किसी दूसरे होस्ट से एक्सप्रेस कराना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ना हमने? अब सिर्फ हमें पहले टेक्निक्स का नाम पता हो और थोड़े बहुत हम यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, तो दो टेक्निक मैंने आपको बताई थी। एक बताया था मैंने आपको ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, इसका भी चलो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। और एक मैंने आपको क्या बताया था? फाज डिस्प्ले। फाज डिस्प्ले को तो हम और भी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। उससे तो आप डीएनए प्रोटीन की इंटरेक्शन भी स्टडी कर सकते हो फाज डिस्प्ले से तो। ठीक है, बट अभी चलो हम प्रोटीन प्रोटीन की बात करते हैं। पहले आप इस डायग्राम को देखो। ठीक है, एक्चुअली एक ये डायग्राम है और एक और डायग्राम है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो क्या बेसिकली ना, यहाँ पर दो प्रोटीन है। ठीक है, एक प्रोटीन है ह्यूमन प्रोटीन ए है, एक ह्यूमन प्रोटीन बी है। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने इन दोनों प्रोटीन्स की इंटरेक्शन देखनी है कि या ये दोनों प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं नहीं करते हैं। अब हमें क्या पता है जो ईस्ट होता है ना,
उसके उसके दो प्रोटीन, जैसे मान लो क्या होता है कि एक एक होता है डोमेन वन जो मान लो डीएनए से बाइंड करता है। जैसे एक प्रोटीन होता है ना, उसके दो डोमेन है, ठीक है। तो एक डोमेन वन जो है वो तो किससे बाइंड करता है, डीएनए से। और जो डोमेन टू है वो टारगेट जीन की एक्सप्रेशन कराता है, ठीक है। नॉर्मली ये एक प्रोटीन ईस्ट का है। हमने क्या करा, हमें पता है कि डोमेन वन का ये सीक्वेंस होता है और डोमेन टू का ये सीक्वेंस है, तो हमने डोमेन वन को ह्यूमन प्रोटीन ए के साथ बनवाया, ठीक है, और डोमेन टू को ह्यूमन प्रोटीन बी के साथ। अगर तो इन दोनों में इंटरेक्शन हुई, क्योंकि इसने तो डीएनए के साथ बाइंड करना ही है, ठीक है। अब अब क्या, अगर तो इन दोनों में इंटरेक्शन नहीं है, ते- तो फिर ये तो सिर्फ डीएनए से बाइंड ही करेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए दोनों का एक साथ आना जरूरी है। अगर दोनों प्रोटीन में इंटरेक्शन हुई तो ये तो डीएनए से बाइंड कर रहा है और इसने आगे एक्सप्रेशन करा देनी है। अगर एक्सप्रेशन हुई, इसका मतलब प्रोटीन ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है। अगर एक्सप्रेशन नहीं हुई, इसका मतलब प्रोटीन ए और बी के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो सी डीएनए है, सी डीएनए ऑफ सी डीएनए ऑफ two human proteins are cloned as fusion with two domains, one and two of each protein that stimulates transcription of target gene. The two recombinant cDNA are introduced into a yeast cell. If the two human protein interact with each other, they bring the two domains of the yeast protein together. वैसे तो दोनों अलग अलग है ना, अगर इंटरेक्शन हुई तो दोनों पास पास आएंगे। डोमेन वन डीएनए से बाइंड करता है अपस्ट्रीम ऑफ द टारगेट जीन, अपस्ट्रीम मतलब टारगेट जीन से पहले, ठीक है। डोमेन टू क्या करता है, वो जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। अगर तो इंटरेक्शन हुई तो आपको जो जो टारगेट जीन है उसकी एक्सप्रेशन होगी। अगर टारगेट जीन की एक्सप्रेशन नहीं हुई है, इसका मतलब प्रोटीन ए और बी में इंटरेक्शन नहीं है। अलग अलग प्रोटीन होते हैं ना, जैसे प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का मतलब ये थोड़ा है कि उसके अंदर अलग अलग डोमेन्स होते हैं। जैसे एक डोमेन का काम है डीएनए से बाइंड करना, दूसरा डोमेन ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि डोमेन वन के साथ ह्यूमन का एक प्रोटीन फ्यूजन प्रोटीन बना दिया और डोमेन टू के साथ भी एक प्रोटीन फ्यूजन बना दिया। अगर दोनों अगर दोनों प्रोटीन्स में इंटरेक्शन हुई तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये दोनों प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर तो एक्सप्रेशन नहीं हुई, इसका मतलब दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आया समझ में ये, पढ़ा हो ये पहले। ईज टू हाइब्रिड सिस्टम या ईज टू हाइब्रिड एसे, सिंपल क्वेश्चन ये आएगा कि हम इसको किसके लिए करते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड प्रोटीन, सीधी सी बात, ठीक है। एक तो ये डायग्राम है, ठीक है। तो आप एक डायग्राम ये बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा आपको मेन समझ आएगा, क्योंकि इसके अंदर ना एक बेट और प्रे का कंसेप्ट होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहले आप ये डायग्राम बनाओ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक और इमेज है ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रखा है। तो बेट और प्रे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखो ना, ये मेरा एक प्रोटीन है टारगेट और ये बाइंडिंग, मुझे इन दोनों प्रोटीन्स की इंटरेक्शन देखनी है। तो पीछे भी हमने डायग्राम में क्या दिखाया था कि एक डोमेन वन था, एक डोमेन टू था। डोमेन वन को हम क्या बोलते हैं, जो डीएनए से बाइंड करता है, लिखा ना कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो एक तो जो क्या है आपका, जो डीएनए से बाइंड कर रहा है उसको बोलते हैं बेट, और जो आगे ट्रांसक्रिप्शन को करा रहा है उसको बोलते हैं प्रे, ठीक है। तो ये जैसे वहां पर ईस्ट डोमेन वन था, उसको बेट बोल सकते हो, डोमेन टू का प्रे बोल सकते हो। लेकिन बात अभी देखो ना, और ये एक रिपोर्टर जीन है। रिपोर्टर जीन का प्रोडक्ट तभी बनेगा जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन्स हैं जिनकी इंटरेक्शन को मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो अगर तो रिपोर्टर प्रोटीन बना, इसका मतलब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अगर रिपोर्टर प्रोटीन नहीं बना, इसका मतलब वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। बस ये होता है आपका ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। तो इसको हम किसके लिए करते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड प्रोटीन। आगे समझिए। अब नेक्स्ट हम एक टेक्निक देखेंगे जिसका नाम है फाज डिस्प्ले, ठीक है। फाज डिस्प्ले क्या होता है, जैसे नॉर्मली एक बैक्टीरियोफाज होता है, उसमें प्रोटीन कोट है। तो उसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को क्या कराएंगे, जो भी आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके कोट के अंदर
मतलब हम एक्सप्रेस कराएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। फाज डिस्प्ले टेक्निक किसने दी थी? जी स्मिथ ने, इन 1985। इट इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग पॉलीपेप्टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ लाइसोजेनिक फिलामेंटस बैक्टीरियोफाजिस। मतलब जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफाजा, उनके सरफेस पे हमने अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स को क्या कराना है, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट का है। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, अलग अलग आपने उनको एक्सप्रेस कराना है, तो एक तरह से लाइब्रेरी बन जाती है जिसे बोलते हैं फाज लाइब्रेरी। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन है वो उसके कहां पर डिस्प्ले हो रहा है? आउटसाइड। ठीक है, एंड एंड कंटेनिंग द जीन फॉर द प्रोटीन इनसाइड। ठीक है, तो ऑब्वियसली जीन तो अंदर ही होगी, प्रोटीन कहां पर होगा? जो उसका, जैसे अगर आप कोई फाज बना रहे हो, ठीक है, जैसे ये डायग्राम भी यहाँ पे दिखा रखा है आपको। ठीक है, जैसे आप ये देखो कि यहाँ क्या लिखा है, ग्रो फाज लाइब्रेरी। ये अलग अलग फाजिज हैं, और आपको सारे चारों के चारों प्रोटीन अलग अलग रंग के दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके पास मान लो पाँच छः 10 प्रोटीन है, और आपने उसकी जीन को अलग अलग फाज के अंदर डाला है। ठीक है, these displaying phages can be screened for the proteins, peptides और डीएनए सीक्वेंस। अब ये क्या ना, अब ये जो फाज है, अब इसमें जिस प्रोटीन को आपने डिस्प्ले कराया है, वो प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकता है, वो आपका डीएनए के साथ भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, वो तो आपने स्टडी करना है ना किसके साथ बाइंड करता है। तो ये जो टेक्निक है, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इस टेक्निक को आप प्रोटीन प्रोटीन, प्रोटीन पेप्टाइड एंड प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन तीनों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोटीन तो किस में आ गया? वो तो फाज की कोट में आ गया। अब आपके पास एक डीएनए है, अगर तो वो वहां पे जाके लगा तो आपको पता लग जाएगा। तो मतलब वो प्रोटीन डीएनए से भी इंटरेक्ट करता है, प्रोटीन से करता है, या किसी पेप्टाइड से करता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये डायग्राम दिखा रखा है। ये चार अलग अलग प्रोटीन्स को मैंने फाज का जो कोट है उसमें एक्सप्रेस कराया। अब यहाँ पे एक प्रोटीन है जो कि मैंने यहाँ पर जिसकी कोटिंग करा रखी है, आपने तो सारे के सारे डाले, बट क्या होगा? जो जो ये वाला था वही उसके साथ इंटरेक्ट करा, फिर वॉशिंग करी, बाकी हट गए, और हमें ये पता लग गया कि इस फाज के अंदर जो प्रोटीन है वो मेरा इस प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से फिर, मतलब आप स्टडी करना चाहते हो ना एक स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, कि मान लो उसके लिए पहले आपको एक फाज लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है, मतलब बहुत सारे जीन्स हैं, उनके प्रोटीन्स को आप फाज के अंदर एक्सप्रेस कराओ। क्योंकि फाज के अंदर क्या होता है ना, उसमें प्रोटीन तो सारा उसका कोट में ही होता है, अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट फाज में डाला, वो जीनोटाइप है, और वो उसके फाज के सरफेस पे एक्सप्रेस होगा। अब ऐसे ही तो सिर्फ चार शो कर रखे हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने कितने प्रोटीन्स को, कितने आपकी जीन्स हैं। ठीक है, उसकी एक लाइब्रेरी बना दो, और उसको फिर आप टारगेट करके देखो। जैसे यहाँ पे मैंने ये चार हैं, तो चारों के चारों यहाँ पे डाले, लेकिन अब आपने, मतलब बाकी जो प्रोटीन्स हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, सिर्फ ये वाला उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो इससे हमें क्या पता लग गया? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। मैं यहाँ पे कोई डीएनए का सीक्वेंस लगा देता, तो इन चारों में से कोई प्रोटीन अगर डीएनए से बाइंड करता होता तो वो डीएनए से लग जाएगा, तो मुझे डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाज डिस्प्ले। तो इफ यू वांट टू स्टडी, तो मतलब ये चीज बच्चे यहाँ पर गलती कराते हैं, क्योंकि फाज डिस्प्ले को जनरली हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में ही पढ़ते हैं, बट वो एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं? प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। जैसे प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको बताया था डीएनए फुटप्रिंटिंग होता है, चिप होता है, ईएमएस से होता है। तो यू कैन ऐड दिस टेक्निक ऑल्सो, दिस टेक्निक इज फॉर बोथ प्रोटीन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन 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 पेप्टाइड तो एक ही बात है, पेप्टाइड थोड़ा छोटा होता है, बट है तो वो भी अमीनो एसिड का ही, और इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो फास्ट डिस्प्ले इज इफेक्टिव वे, हम लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर एक वर्सेटाइल टेक्निक है। ठीक है, जैसा आपने कोई एंटीबॉडी है, आपने आपने स्पेसिफिकली कोई एंटीबॉडी बनवानी है, ठीक है, तो वो आप फाज से बनवा सकते हो। पहले आप उसमें जीन डाल के देखो कि वो मेरे एंटीजन के साथ जोन सी बाइंड कर रही है, फिर हम उसका नंबर इंक्रीज करा लेंगे। ठीक है, दिस इज फास्ट डिस्प्ले। तो ये दोनों टेक्निक्स जहां पर भी आते हैं, सो वी यूज देम फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन प्रोटीन, प्रोटीन पेप्टाइड एंड प्रोटीन डीएनए। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? आपका डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। ठीक है,
जैसे इसमें आपको एक टेक्निक दिख रही है जिसका क्या नाम है, डीएनए फुट प्रिंटिंग। ठीक है, जैसे इसमें देखो हम क्या करते हैं, आपके पास एक 32 फॉस्फोरस एंड लेबल डीएनए है, एंड में लेबल किया होता है। अब क्या होता है ना, हम डीएनए से कट कराते हैं। अब डीएनए अलग अलग जगह पे कट करता है और आपके पास एक अलग अलग साइज के लेबल्ड फ्रैगमेंट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डीएनए के साथ प्रोटीन लगा हुआ है तो क्या होगा कि वो जो बीच वाली साइड्स हैं वहां पे डीएनए एक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि वो वाले बैंड्स नहीं आएंगे। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये स्पेसिफिक पोर्शन है जहां पर आपका जो प्रोटीन है वो डीएनए के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हम ऐसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न देखते हैं, इसमें भी हम डीएनए यूज करते हैं। अगर तो प्रोटीन नहीं लगा हुआ तो है ये सारे लेबल्ड वाले ही। ठीक है, वही होता है ना, लेबलिंग करा रखी है ताकि आपको जो एक्सरे फिल्म है वहां पे बैंड आ जाए। ठीक है, अब आपने देखा कि प्रोटीन लगा हुआ है तो डीएनए इज वन। अब इस पॉइंट पे तो कट ही नहीं कर पाएगा, तो उस साइज के फ्रेगमेंट्स नहीं आएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए फुट प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं हम, डीएनए फुट प्रिंटिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए फुट प्रिंटिंग। तो इट इज ए टेक्निक टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए फुट प्रिंटिंग। एक तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें एंड लेबलिंग जरूरी होती है। जो डीएनए होता है इट शुड बी एंड लेबल्ड। तो ये जो पैटर्न आ रहा है तो मतलब ये वो डीएनए का पार्ट होगा जहां पर आपका जो प्रोटीन है वो लगा होगा। ठीक है, दूसरी टेक्निक यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। अब इस चीज को आप बेसिक सा समझना। एक्चुअली क्या होता है कि मान लो आपके पास, मान लो एक डीएनए है। ठीक है, मान लो ये एक डीएनए है। ये आपके पास एक डीएनए है और यही सेम डीएनए है बट उसके ऊपर प्रोटीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्रोटीन लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने दिखा दिया कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ही लगा हुआ तो ये कम हैवी है, तो ये ज्यादा मूव करेगा। लेकिन अगर उस डीएनए के साथ प्रोटीन लग जाए तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन्स डीएनए इंटरेक्शन, प्रोटीन्स डीएनए इंटरेक्शन is studied by the electrophoretic mobility shift assay, in which the DNA protein complex moves slower than the free DNA in agrocell electrophoresis। कि जो डीएनए प्रोटीन अगर होगा तो उसकी मूवमेंट स्लो होगी एज कंपेयर टू योर फ्री डीएनए इन एग्रोसेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जैसे ये मैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूँ। ठीक है, कि ईएमएसए एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, बेसिक तो यही है कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है। अब मोबिलिटी देखनी है, अगर प्रोटीन लगा होगा तो मोबिलिटी कम होगी, प्रोटीन नहीं लगा होगा तो मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सिंपल है। जैसे अब ये क्वेश्चन है यहां से हम समझते हैं तो आप इसका आंसर दोगे। जैसे उसने क्या कहा, एक रिसर्चर है, वो 3 प्रोटीन के साथ काम कर रहा है। ठीक है, एक प्रोटीन का नाम ए है, बी एंड सी, जिनका रोल है जीन एक्सप्रेशन के अंदर। In order to validate the hypothesis, EMSA was performed. The purified proteins were allowed to bind with labeled DNA and results obtained after radiography are shown below। इसमें भी डीएनए जो है वो रेडियो लेबल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको रिजल्ट दे रखे हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर तीनों प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से मे बी आपका डीएनए का ही बैंड है। ठीक है, जो एक तरह से आपके पास एक बैंड आ रहा है, इधर सिर्फ प्रोटीन बी है, इधर सिर्फ प्रोटीन सी है, इधर सिर्फ प्रोटीन ए है, इधर ए बी दोनों है, इधर बी सी दोनों है, इधर ए और सी दोनों है। ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि क्या इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक रिजल्ट है, मेरे को बस इसको एनालाइज करना आना चाहिए। देखो ये जो बैंड है ना ये डीएनए के हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है ना, आपने जैसे प्रोटीन ऐड करा, ये तो है कि जितने डीएनए सबके साथ प्रोटीन लग जाएगा।
मान लो डीएनए आपके पास 10 है, प्रोटीन 2 के साथ लगा, तो अगर तो प्रोटीन लगेगा तो उसका बैंड लगाएगा, ठीक है। जैसे ए बी सी तीनों नहीं है, तो ये किसका बैंड है, डीएनए का, ठीक है। जब आपने बी ऐड करा, तब भी तब भी कोई बैंड एक्स्ट्रा आया नहीं, इसका मतलब बी तो जब अकेला है तो वो डीएनए से बाइंड नहीं करता, ठीक है ना। जब अकेला सी दिया, तब भी कोई बैंड एक्स्ट्रा नहीं आया, लेकिन जब मैंने ए दिया तो एक बैंड आया है, इसका मतलब ए डीएनए से बाइंड करता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। जब मैंने ए और बी दोनों दिए, तो फिर मेरे पास दो बैंड आए, इसका मतलब क्या है, ये तो ए का था, अब ये बी लग गया तो और भी कम मूव करेगा, इसका मतलब बी भी लगता है। लेकिन खास बात क्या है, जब बी अकेला था तब तो लगा नहीं था, मतलब बी सिर्फ तभी लगता है जब ए पहले लगा होगा, ठीक है। जब बी और सी दिया, तब भी कोई बैंड नहीं आया। जब ए और सी दिया, तो बैंड वही ए वाला ही आया, ठीक है। सी वाला तो आया ही नहीं, इसका मतलब सी तो बाइंड करता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो प्रोटीन ए पोजेसिस डीएनए बाइंडिंग मोटिव, तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरी, गलत है। ये तो सही है ना, प्रोटीन ए तो डीएनए से बाइंड कर ही रहा है। फिर कह दिया कि प्रोटीन बी पोजेसिस द डीएनए बाइंडिंग मोटिव, प्रोटीन बी तो बाइंड ही नहीं कर रहा, अगर वो बाइंड कर रहा होता तो एक बैंड और आता। देखो वही मैंने आपको एक लाइन बताई ना, डीएनए का बैंड फास्ट मूव करेगा, अगर डीएनए के साथ प्रोटीन लग गया तो वो स्लो मूव करेगा। प्रोटीन बी बाइंड्स टू डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स, हाँ ये हो सकता है कि जब प्रोटीन ए लग गया, तो बी में भी बी जो है वो प्रोटीन ए के साथ आगे लग रहा है, वो डीएनए के साथ नहीं लग रहा, क्योंकि डीएनए के साथ लगता होता तो फिर बी वाले का भी बैंड यहाँ पे आता। और प्रोटीन सी बाइंड्स टू डीएनए ओनली व्हेन प्रोटीन ए इज बाउंड, सी तो बाइंड ही नहीं कर रहा है, उसका तो कोई बैंड आ ही नहीं रहा है, ए है तब भी नहीं कर रहा है, और जब अकेला है तब भी नहीं कर रहा है, तो इसका क्या आंसर बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट एक टेक्निक हमारे पास कौन सी बताई थी मैंने आपको, चिप क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे, इसको हम किसके लिए इवेलुएट करते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और डीएनए, जैसे होता है ना कि हर एक जगह पे आपका जो डीएनए है या जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो स्पेसिफिक जगह पे ही लगता है, ठीक है। जैसे इसको हम स्टडी करते हैं, इट इज क्रिटिकल फॉर एडवांसिंग जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन एंड एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन स्टडी, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हर जगह नहीं लग रहा है, जैसे जहां पर कुछ मॉडिफिकेशन हो रखी है डीएनए के अंदर या हिस्टोन के अंदर, तो वहां पर बेसिकली आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं लग रहा है। एक तरह से चिप जो है ना वो, आप उसको इन विट्रो बोल सकते हो, मतलब आप डायरेक्टली सेल के अंदर देखना चाहते हो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जैसे लिखा ना, चिप कैन डिटेक्ट एंड रिलेटिवली क्वांटिफाई प्रोटीन डीएनए एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस इन विवो एट ए सिंगल लोकस और मल्टीपल लोकाई, ठीक है। सॉरी, इन विवो के अंदर मतलब आप डायरेक्टली एक सेल के अंदर देखना चाहते हो, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना, जैसे हमने एक तो होता है कि एक्स विवो, मतलब कि आप उसको पहले सेल से बाहर निकालो, ठीक है। और एक आप क्या बोल रहे हो, इन विवो, इन विवो का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली जो भी एनिमल है या जो भी सेल है उसमें डायरेक्टली स्टडी करना चाहते हो एनिमल के अंदर। तो चिप इन्वॉल्व्स chemically cross-linking proteins to DNA sequences, which is followed by immunoprecipitation of the cross-linked complexes, ठीक है। जैसे पहले आपने कुछ प्रोटीन को डीएनए से लगा दिया, फिर आप देखना चाहते हो कि और प्रोटीन बाइंड कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड एनालिसिस ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए बाय एंड पॉइंट और क्वांटिटेटिव पीसीआर, माइक्रो एरेज और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ठीक है। ये तो चलो आगे की बात होगी कि आप उसको जो उस टेक्निक को आगे पीसीआर के साथ, माइक्रो एरे के साथ या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के साथ आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो मेनली बेसिक प्रिंसिपल आपको ये दिखा रखा है, उसने क्या कहा कि आपने जो सेल है उसमें डीएनए है, उसमें मान लो आपने कोई प्रोटीन लगाया, ठीक है। फिर वो कहता है आपने लाइसिस करा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि उसके बाद आपने एक स्पेसिफिकली एंटीबॉडी दी, और फिर उसकी इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कराया, ठीक है। और उसके बाद मतलब आप एक स्पेसिफिक डीएनए को मतलब अलग करना चाहते हो, ठीक है। पहले आप उसको क्रॉस लिंक कराओ, फिर एंटीबॉडी उसी के साथ लगेगी, ठीक है। फिर वो वाला डीएनए आपका अलग हो गया जिसका एंटीबॉडी लगी हुई है, और उसको फिर आपने आगे उसी कॉपीज बना सकते हो, ठीक है। तो
मतलब एक तरह से ये टेक्निक भी मेनली क्या है आपका, आपको पता नहीं कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो है, जैसे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो डीएनए में एक स्पेसिफिक जगह पे जाके लगेगा, तो मेरे को सिर्फ उसी को सेपरेट करना है। ठीक है ना, पहले आपने खुद से मान लो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दिया, वो सारी जगह तो लगेगा नहीं, तो वो वहीं पे लगेगा जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग साइट है। उसके बाद आपने डीएनए को लाइस कराया, अब जहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए मेरे पास एंटीबॉडी है, तो वो एंटीबॉडी मैंने क्या करा, उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए दी। तो फिर वॉशिंग, बाकियों के साथ तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगा नहीं हुआ, ना उनके साथ एंटीबॉडी लगेगी, तो वो अलग हो गए। और उसके बाद आपने वो जो क्रॉस लिंकिंग थी, जो आपने स्पेसिफिक प्रोटीन लगाया था उसको अलग कर दो, लिखा ना क्रॉस लिंकिंग रिवर्सल। और अब आपको वो मतलब आपको वो डीएनए मिल गया जिसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगता है, उसको हम कैसे अलग करें, एक तरह से हमने ऐसे अलग कर लिया। ठीक है, मतलब मेन बस आपको ये याद रखना है कि अब फिर हमें ये देखना है, फिर हम इस डीएनए से आरएनए बना के देखेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम एक्सप्रेशन के लिए स्टडी कर सकते हैं जो माइक्रो एरे है। ठीक है, और तीसरा इसने और क्या बता रखा है, आप उसको सीक्वेंसिंग कर सकते हो उस डीएनए की, कि जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगा है। ठीक है, लिखा ना उसने उसी के साथ ऐड कर दिया चिप के साथ, चिप चिप को माइक्रो एरे बोल रहा है, चिप SCQ कहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हम उसकी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो चिप को मेनली आप बोल सकते हो इन विवो। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये IIT जैम के, तो उसमें था कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे है तो वो इन विट्रो है, क्योंकि उसको तो आपने अलग से कराया ना, बट ये इन विवो है। ये क्या इन विवो, EMSA इज इन विट्रो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, सॉरी ये प्रोटीन और डीएनए की इंटरेक्शन, और इसको आप किसके लिए कर रहे हो, इन विवो। अगर आपको इन विवो करना है तो नाम है ना क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ऐसे जैसे एक सेल है, उसके अंदर हमने एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डाला तो वो डीएनए पे जाके लगा, फिर क्या करना है, फिर आपने उस डीएनए को लाइस कराया। अब मे बी जहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगा हुआ है, एक तो वो डीएनए लाइस नहीं होगा। ठीक है, और फिर एंटीबॉडी उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए दी, इसे हम क्या बोलते हैं आपका चिप, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ऐसे। सिंपल तो नाम है तीन, बाकी वही होता है, डिटेल में आगे कितना भी जा सकते हैं, डीएनए फुटप्रिंटिंग, EMSA, चिप, और एक जैसे मैंने आपको बताया फाज डिस्प्ले, दैट यू कैन ऑल्सो यूज टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें स्टडी करनी होते हैं ना, अब डीएनए है, जैसे हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर कहाँ पे लगा हुआ है, देखो उसने स्पेसिफिकली यहाँ पर, मतलब हम सेल के अंदर, और बाकी किसी और प्रोटीन से और भी लगते हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली हम एपिजेनेटिक, जैसे कई बार कुछ जगह पर मॉडिफिकेशन हो रखी हैं जिसकी वजह से मे बी वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो भी स्टडी करना है। ठीक है, और देखना होता है कि कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो रहा है, जैसे एपिजेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं एक्चुअली, मिथाइलेशन, जहां पर डीएनए की मिथाइलेशन हो जाती है, वहां पर उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, बट जहां पर मिथाइलेशन डीएनए की नहीं हो रखी होती है वहां पर जनरली ट्रांसक्रिप्शन आपकी होती है, ये एपिजेनेटिक्स होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा आपका, तीन टेक्निक्स मैंने आपको बताई, फुटप्रिंटिंग, EMSA में आप एक ये ऐड कर सकते हो इन विट्रो, क्या ऐड कर सकते हो इन विट्रो, और उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो इन वीवो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो ना अभी सिर्फ आपको नाम पता हो, बट ये होता है कि ना ऐसे नाम से कई बार चीजें समझ नहीं आती हैं, इसलिए थोड़ा सा हम उसको इमेज की फॉर्म में या थोड़ा देख रहे हैं, बस क्वेश्चन सिंपल ही आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, अब क्या होता है ना, मतलब आपको ये एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको EMSA क्वेश्चन की फॉर्म में समझाया है। अब ये मैंने अलग अलग प्रोटीन्स दिए, तो मुझे पता लग गया कि प्रोटीन डीएनए से बाइंड कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो बाइंड करेगा सो यू विल गेट वन मोर बैंड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो मान लो वही मैंने आपको बताया डीएनए के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। ठीक है, प्रोटीन मैंने ऐड करा, अब मेरे पास मान लो 100 डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, ये तो होता नहीं है ना एक्सपेरिमेंट में, एक ऐड करे एक मॉलिक्यूल ले एक प्रोटीन ले, ऐसा नहीं होता, आपको ज्यादा डीएनए के मॉलिक्यूल्स लेने हैं और थोड़े कम प्रोटीन्स ऐड करने हैं। तो अगर बाइंड करेगा तो यू विल गेट ए डिफरेंट बैंड, अगर नहीं बाइंड कर रहा तो, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड भी रखना ना, तो ये जब नहीं है तो ये स्टैंडर्ड है मेरे लिए। अगर मेरे पास एक ही बैंड आ रहा है तो, और मैंने बी यहाँ पे ऐड किया है, इसका मतलब बी नहीं बाइंड कर रहा, सी भी नहीं बाइंड कर रहा, बट जब मैंने ए ऐड किया था आई एम गेटिंग वन एक्स्ट्रा बैंड, इसका मतलब प्रोटीन ए डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बता रखा है,
माइक्रो एरे। ठीक है, तो माइक्रो एरे के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इफ यू वांट टू स्टडी एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एट द सेम टाइम, ठीक है, तब हम क्या करते हैं आपका माइक्रो एरे, या जिसको हम क्या बोलते हैं आपका ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस, माइक्रो एरे और ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। ठीक है, देखो ये एक डायग्राम आपको दिखा रखा है, इसमें एक एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, देखो पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या करा कि जो भी एमआरएनए है कैंसर सेल और नॉर्मल सेल से, ठीक है, वो हमने एमआरएनए निकाला, उससे हमने सीडीएनए बनाया। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये डॉट्स दिख रही हैं, मतलब ये जो डॉट्स हैं वो अलग अलग सीडीएनए की हैं, मतलब वो अलग अलग जीन्स को क्या कर रही हैं, डिनोट कर रही हैं। ठीक है, तब वो क्या कह रहा है कि mRNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैंसर सेल्स, और दूसरा क्या लिखा आपका, एंड नॉर्मल सेल्स आर यूज एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ cDNA लेबल्ड विथ फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, कि mRNA हमने किससे एक्सट्रैक्ट करा है, कैंसर सेल से और नॉर्मल सेल से, और उनके साथ हमने फ्लोरेसेंट डाई लगा दी। द लेबल्ड cDNA आर देन हाइब्रिडाइज्ड टू डीएनए माइक्रो एरे कंटेनिंग स्पोर्ट्स। मतलब ये जो स्पोर्ट है ना, ये तो पहले की है, और ये जो स्पोर्ट है ये जैसे बता रहा है कि 20,000 और मोर डिस्टिंक्ट ह्यूमन जीन्स, मतलब इसके अंदर जो आपने स्पोर्ट लगा रखे ना वो हर एक अलग अलग जीन है। ठीक है, और ये जो एमआरएनए था जो आपने कैंसर सेल से निकाला, नॉर्मल सेल से निकाला, उससे डीएनए लगाया। ठीक है, अब क्या होता है अगर तो वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हुआ तो वहां से फ्लोरेसेंस आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने हमें क्या बताया, द रिलेटिव लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ई जीन इज इंडिकेटेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस एट ईच पोजीशन, कि कितनी फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी आ रही है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो ये जो एरो दिखा रखे हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो दो जीन्स हैं इनका एक्सप्रेशन ज्यादा है कैंसर सेल के अंदर एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। ठीक है, ये जितनी डॉट्स है ना ये अलग अलग जीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे हमारे अंदर 20,000 है उससे ज्यादा जीन है, तो मान लो 20,000 डॉट है। ठीक है, वो यहाँ पे हम ऐसे शो नहीं कर सकते ना 20,000, और आपने एमआरएनए से सीडीएनए बनाया, तो अगर तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी होगी, जितना अगर ज्यादा होगा, क्योंकि ये होता है ना कोई भी कैंसर के पीछे रीजन क्या होता है, या तो कोई जीन नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस नहीं करती वो कैंसर में कर रही है, या हायर एक्सप्रेशन हो रहा है, जैसे नॉर्मली एक मान लो ग्रोथ फैक्टर बनता है जो सेल्स की ग्रोथ कराता है, तो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में क्या डिफरेंस हो सकता है कि मे बी कैंसर सेल्स में वो ज्यादा बन रहा है, तो वो ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब क्या कि एमआरएनए भी ज्यादा बन रहा है, एमआरएनए ज्यादा बन रहा है तो सीडीएनए भी ज्यादा बनेगा, और उतनी ही ज्यादा आपके पास इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, मेन यहाँ पर क्या है, यू कैन स्टडी एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एट द सेम टाइम। ठीक है, और हर एक डॉट एक जीन को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब कई बार ऐसा हो सकता है ना कि नॉर्मल सेल के अंदर वो जीन एक्सप्रेस मतलब बेसिकली होती है और कैंसर सेल में नहीं हो रही है, जैसे हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, नॉर्मल सेल में ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्सप्रेस हो रही है, उसका लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, बट कैंसर सेल के अंदर वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो वही ना, अभी तो हम सिर्फ एक डायग्राम दिखा रहे हैं, एक्चुअली आप सोचो अगर कहीं पर 20,000 डॉट लगी हुई हैं, 10,000 डॉट लगी हुई हैं, तो पहले तो वो, और उसने क्या लिखा है कि एक स्पॉट ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, मे बी अलग अलग जीन का सीक्वेंस अलग अलग है, तो हमने अब वो कितने लेंथ का हमने सीक्वेंस लेना है, क्योंकि वो जीन स्पेसिफिक है, क्योंकि वो दूसरी जीन के अंदर वो सीक्वेंस नहीं होता है, तो वो कितना लेना है, कैसे ये बनाना है, तो अभी उसमें तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है, कि कैसे वो बनाते हैं, हमारा सिर्फ हमें ये याद रखना है, अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ जीन के एक्सप्रेशन को सेम टाइम पे स्टडी करना है, सो यू हैव टू गो फॉर डीएनए माइक्रो एरे। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टेक्निक है आपकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये टेक्निक किसने दी थी, एलन जेफ्रे ने। सो इस टेक्निक के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मेनली हम इसमें क्या चेक करते हैं, जैसे कई बार जैसे कोई क्राइम सीन है, वहां पर हमें ये देखना है कि जो डीएनए है वो किसके साथ आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंटिंग के अंदर बेसिकली हमारा क्या मेनली प्रोसेस रहता है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर वही है, जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्रिमिनल फ्रॉम ब्लड स्टेन सीमर फॉर एस्टैब्लिशिंग द पेरेंटेज इन केस ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, और पहले आपने डीएनए लेना है, फिर वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराना है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है, फिर आपने ब्लॉटिंग करानी है,
फिर उसको आपने डीनेचर करना है, फिर हाइब्रिडाइज कराना है, ठीक है, विद द रेडियो एक्टिव प्रोब, ठीक है। फ्री प्रोब जो नहीं लगा होगा वॉश ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब मेन लाइन यहाँ पर क्या है कि जो फिंगर प्रिंटिंग के अंदर हम जो प्रोब यूज करते हैं वो किससे प्रिपेयर होते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए से, ठीक है, या जिसको आप क्या बोलते हो, VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्रोब हम यूज करते हैं वो किससे बिलोंग करता है, मिनी सैटेलाइट से। किससे बिलोंग करता है आपका, मिनी सैटेलाइट से। इसी मैं आपको एक दो डिफरेंस बताता हूं। जैसे एक तो होता है माइक्रो सैटेलाइट, और एक होता है आपका मिनी सैटेलाइट। तो दोनों में क्या फर्क है। जैसे मिनी सैटेलाइट को तो आप क्या बोल रहे हो, VNTRs, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। अब दोनों में फर्क क्या है। जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें जो रिपीट है, जैसे एक सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा है उसका जो साइज है वो है 2 to 6 बेस पेयर, मतलब रिपीट का साइज छोटा है। इसमें जो रिपीट का साइज होता है वो होता है 10 to 100 बेस पेयर, ठीक है। जो माइक्रो सैटेलाइट है, मतलब जैसे एक सीक्वेंस उसकी लेंथ 2 to 6 है, और वो कितने टाइम रिपीट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका 5 to 200 टाइम्स, और ये रिपीट करता है आपका 10 to 1500 टाइम्स। मतलब मिनी सैटेलाइट जो है उसका जो रिपीट का साइज है, मतलब एक सीक्वेंस है वो रिपीट का साइज भी बड़ा है और ज्यादा टाइम्स वो रिपीट होता है, ठीक है। लेकिन जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें जो रिपीट का सीक्वेंस है वो छोटा है और वो कंपैरेटिवली कम टाइम्स आपका रिपीट होता है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, क्योंकि अभी हम फिंगर प्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट की बात करते हैं, ये जो रिपीट्स का नंबर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि ये रिपीट्स हमारे अंदर कुछ बनाते तो है नहीं, इसलिए किसी के अंदर इसका नंबर ज्यादा है, किसी के अंदर इसका नंबर कम है, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं आपके, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि हम जो प्रो बनाते हैं ना वो अलग अलग साइज के बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना मतलब बड़े रिपीट्स होंगे तो बड़े साइज का बाइंड करेगा, और अगर अगर कम रिपीट्स हैं तो छोटे साइज का बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है। अब ये डायग्राम आपकी +2 की एनसीईआरटी का बुक का है। आप देख रहे हो कि ये क्रोमोसोम 7 to 16, जैसे ये रिपीट दिख रहे हैं, ये 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। अब ये एक इंडिविजुअल ए है, ये बी है, वही वाले रिपीट्स बी के अंदर क्या है, ज्यादा है, जैसे रेड वाले, येलो वाले ऑलमोस्ट जैसे इक्वली लग रहे हैं, ठीक है। ब्लू वाले आप देख रहे हो कि इसमें जैसे ये वाला ज्यादा है ये कम है, ये रिपीट्स का नंबर है, ठीक है। और ये हमें डीएनए जो क्राइम सीन से मिला है। अब वही है ना कि जब आप रन करते हो तो जितने रिपीट्स ज्यादा होंगे वो कम मूव करेगा, ठीक है ना। जैसे वही है कि रिपीट्स का नंबर ज्यादा है तो डीएनए का साइज भी बड़ा है। तो आप देख रहे हो कि ये पैटर्न आ रहा है, जैसे ये आपके पास एक पैटर्न आ रहा है, जैसे दिख रहा है ना, जितना नंबर क्या होता है, जैसे ये देखो ये रेड वाला सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये येलो ज्यादा है, ये कम है, ये ब्लू ज्यादा है, ये कम है, तो ऐसा पैटर्न आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बैंड पैटर्न आ रहा है वो रिपीट्स की वजह से आ रहा है, ये लिखा ना, नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि वो, अब ये तो चलो एक सिर्फ डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन होती है ना, जैसे हमने तो नॉर्मली अभी लिखा था कि 10 से 1500 तक रिपीट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम्स को हम ले रहे हैं, क्रोमोसोम 7 के ऊपर भी वो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ठीक है, मे बी वो डिफरेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये नहीं कह रहे कि हम रिपीट का सीक्वेंस, हम कह रहे हैं रिपीट की लेंथ एंड हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है दिखाने के लिए, ताकि आपको चीजों को समझ आ जाए, ठीक है। तो ये हमें क्राइम सीन से मिला था, ये दो डीएनए जो सस्पेक्ट थे, ठीक है। तो किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ। तो इससे हमें पता लग गया कि क्राइम सीन के में आपका जो पर्सन अवेलेबल था वो इंडिविजुअल बी था। ये होता है फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। वही सब कुछ है, डीएनए लेना है, डिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराना है, जेल पे रन करना है, ब्लॉटिंग करानी है, डीनेचर करना है। फिर यहाँ पर पहले जो हम हाइब्रिडेशन करा रहे थे वहां पे भी प्रोब था, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली जो प्रोब है
उसको हम एक स्पेसिफिकली क्लास का बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट। क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन कहाँ पे आते हैं, कई बच्चे सैटेलाइट तो याद रखते हैं, मिनी माइक्रो याद नहीं रहता, तो आपको याद रखना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया मिनी और माइक्रो के बीच में। ठीक है, तो मिनी बिलोंग्स टू मिनी में VNTRs आते हैं, और माइक्रो में आपके STRs आते हैं। STR स्टैंड फॉर शॉर्ट रैंडम रिपीट्स। ठीक है, तो ये होगा आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग। देखो इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करना है आपका, जेनेटिक मार्कर्स। देखो एक मार्कर होता है कोडोमिनेंट और एक होता है डोमिनेंट। ठीक है, जैसे क्या फर्क होता है, जैसे मान लो आपके पास एक पेरेंट है, वो है कैपिटल ए। जैसे कैपिटल ए है तो मतलब उसका एक ही बैंड आएगा, और स्मॉल ए का भी एक बैंड आ रहा है। ठीक है, और जो F1 में कैपिटल A आएगा तो उसमें दो बैंड आ रहे हैं। ठीक है, तो कोडोमिनेंट में क्या होता है कि आपको ये पता लग जाएगा कि कैपिटल ए कौन सा है और कैपिटल A कौन सा है। मतलब आप होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट डोमिनेंट में क्या होता है, जैसे इसमें स्मॉल ए का बैंड ही नहीं है कोई, और कैपिटल ए और कैपिटल A का दोनों का एक ही बैंड आ रहा है। तो डोमिनेंट मार्कर के अंदर आप होमोजाइगोट्स और हेटेरोजाइगोट्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, को डोमिनेंट में आपको पता लग जाएगा कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, बट इन डोमिनेंट मार्कर आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअली बैंड्स का क्या सीन होता है। जैसे मान लो ये देखो, मान लो ये क्रोमोसोम ए है, इसके ऊपर एक एलील है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम बी है। क्रोमोसोम ए पे जो एलील है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, लेकिन जो क्रोमोसोम बी पे एलील है वो हमें नहीं पता कौन सी इसमें से कैपिटल है कौन सी स्मॉल है। ठीक है, जैसे वो आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि मान लो ये कैपिटल A की है, ये स्मॉल A की है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन होगी, एलील्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अगर तो कैपिटल A है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, एंड यू विल गेट टू बैंड्स, 1 of 3 एंड 1 of 7 KB। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो क्रोमोसोम बी है, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, तो यू विल गेट सिंगल बैंड ऑफ 10 KB। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अगर तो दोनों ए हैं तो आपके पास, क्योंकि दोनों ए ही है ना, तो दोनों से 7 और 3 का बैंड आएगा, और दोनों सेम साइज क्या है, तो एक बैंड 7 का आ गया, एक 3 का आ गया। अगर वो क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पर उसने बी भी दिखा दिया वैसे, जैसे क्रोमोसोम बी दिखा रखा है अलग अलग, एक्चुअली यहाँ पर उसने एलील्स नहीं दिखा रखी, एलील भी हम शो कर सकते हैं, क्योंकि जो एलील्स होती हैं वो आमने सामने क्रोमोसोम पे ही होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर, चलो उसने इसको क्रोमोसोम बी लिख दिया, अब क्या है कि यहाँ पर आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट तो है नहीं, तो यू विल गेट ओनली 1 band of 10 KB। और अगर ए और बी दोनों है, मतलब वही वैसे ही लगा सकते हो आप, एक को कैपिटल ए मान लो, एक को स्मॉल ए मान लो, और यहां से क्या बनेगा, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए में तो 7 और 3 का ही बैंड आएगा, स्मॉल ए में सिर्फ 10 का आएगा। लेकिन कैपिटल ए वाला भी आएगा 7 और 3 वाला, और स्मॉल ए वाला भी आएगा 10 वाला। तो इससे आपको इसमें क्या पता लग रहा है कि आप, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि कैपिटल T भी टॉल है, कैपिटल T भी टॉल है। ठीक है, तो अब ये पता करना कि वो होमोजाइगस टोल है या हेटेरोजाइगस टोल है, तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मार्कर। अगर तो आप, मतलब अगर आप एलिलिक वेरिएशन को स्टडी करना चाहते हो तो आपको कौन सा मार्कर लेके चलना है, कोडोमिनेंट मार्कर। ठीक है, एलिलिक वेरिएशन जो है, जैसे एक ही जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, वो सिर्फ आप कोडोमिनेंट मार्कर से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो रिसेसिव का बैंड ही नहीं है, तो आप एलिलिक वेरिएशन नहीं स्टडी कर सकते। जैसे एक जीन की दो एलील है, अगर वो आप स्टडी करना चाहते हो तो यू हैव टू गो फॉर कोडोमिनेंट मार्कर। ठीक है, आप डोमिनेंट मार्कर से एलिलिक वेरिएशन को स्टडी नहीं कर सकते। तो एलिलिक वेरिएशन तो अगर आपने स्टडी करना है तो यू हैव टू गो फॉर कोडोमिनेंट मार्कर। तो डोमिनेंट मार्कर से यू कैन नॉट स्टडी
कैन नॉट स्टडी एलिलिक वेरिएशन, एलिलिक वेरिएशन, ठीक है। यू कैन नॉट स्टडी एलिलिक वेरिएशन विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंट मार्कर। जैसे अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे क्या शो रखा है, RFLP, ये कोडोमिनेंट होता है। SSR कोडोमिनेंट होता है। RAPD डोमिनेंट, रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA, AFLP भी डोमिनेंट होता है। इन दोनों में तो PCR की जरूरत पड़ती है, ठीक है। VNTR कोडोमिनेंट है। SNP कोडोमिनेंट है। STR, जो कि अभी हम बात कर रहे थे किसकी, माइक्रो सैटेलाइट्स, मतलब माइक्रो और मिनो दोनों ही कोडोमिनेंट में आते हैं। SFP सिंगल फीचर पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन साइट एसोसिएटेड DNA, ठीक है। एक यहाँ पर होगा डाइवर्सिटी एरे वाला होगा, वो भी डोमिनेंट होता है। DART होता है वो, डाइवर्सिटी कुछ एरे टैंडम होता है, वो भी कैसा होता है आपका, डोमिनेंट, ठीक है। तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि पहले तो आपको डोमिनेंट को डोमिनेंट पता हो, उसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा फिर आपको ये पता हो कि डोमिनेंट और को डोमिनेंट मार्कर्स के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। जैसे RFLP, SSR, ठीक है, VNTR, SNP, STR, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, को डोमिनेंट के। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे। देखना ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा DNA मार्कर आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिस्टिंग्विश कर पाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, यू हैव टू लुक फॉर ए कोडोमिनेंट मार्कर, RFL। RFLP कैसा होता है हमारा, कोडोमिनेंट है, ठीक है। कोई नहीं, अभी क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा, वो आप ट्राई करना, ठीक है। तो ये हो गया आपके जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है। चलो इसमें एक दो टॉपिक्स हैं, ये चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे क्रिस्पर कैस 9 होता है, ये ना जिनोम एडिटिंग के टूल्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्पर कैस 9 होता है, टैलेन होता है, ZFN होता है। आजकल वही है ना, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे आप स्पेसिफिकली कुछ कोई म्यूटेशन को इंसर्ट करना चाहते हैं, या किसी चीज को आप नॉकआउट करना चाहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बता दूंगा। और एक थोड़ा सा ये, वैसे DNA की सीक्वेंसिंग के और भी मेथड्स होते हैं, जैसे सेंगर मेथड होता है, मैक्सम गिलबर्ट होता है, ठीक है। एक ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस बता रखा है। और एक हमारे पास जैसे RNA की सीक्वेंसिंग, वही है ना, आपके पास RNA से पहले DNA बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हम DNA की करते हैं। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है ना, जैसे अगर RNA के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो DNA भी ज्यादा बनेंगे, RNA के मॉलिक्यूल कम है तो DNA भी कम बनेंगे। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि कितना mRNA बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि होता है ना, कोई ऐसा नहीं होता हमारे अंदर, ऐसा नहीं होता कि एक mRNA बनता है। mRNA की भी हाफ लाइफ होती है, कि जैसे सेल ने DNA से mRNA बनाया, तो हमारे अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि एक mRNA बन गया उससे 100 बना लो। mRNA जब भी बनना है वो DNA से बन के आना है। अब DNA से mRNA बना, वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया, ठीक है। उसकी हाफ लाइफ है मान लो 1 मिनट। 1 मिनट में जितने प्रोटीन उसने बना दिए, ठीक है। अगर मुझे फर्दर प्रोटीन बनाना है तो और mRNA बनाना पड़ेगा। तो अगर सेल को ज्यादा प्रोटीन बनाना है और ज्यादा टाइम के लिए बनाना है तो उसको mRNA कॉन्टिन्यूसली ज्यादा बनाते रहने होंगे, ठीक है। अब एक तो ये, और जितने ज्यादा mRNA बनाएगा उतना ज्यादा वो प्रोटीन बना पाएगा, क्योंकि सेल के अंदर हर एक प्रोटीन का लेवल अलग अलग है ना। एक तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करानी है और ट्रांसलेशन करानी है, बट ये देखना कि किस DNA के mRNA ज्यादा बन रहे हैं। मतलब मुझे एक एक साथ ही ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो एक साथ ही मुझे बहुत सारे mRNA सेल जल्दी जल्दी बनाए। ये ना हो कि एक डिग्रेड हो फिर वो दूसरा mRNA आए, उसने बड़े सारे mRNA बना दिए, और वो प्रोटीन्स फिर आपके बनते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या शो करेगा उसने आपको, कि हम RNA की सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक एडवांस टेक्निक है जिससे आप, मतलब कंपैरेटिवली वही होता है ना कि आप, यू वांट टू डू समथिंग, आपने सीक्वेंसिंग करना है तो यू वांट फास्टर रिजल्ट। अब एक सीक्वेंसिंग आप कर रहे हो उसमें 1 दिन लग गया, तो कंपनीज इस चीज पे काम करते हैं ना कि सीक्वेंसिंग जल्दी हो और उसकी कॉस्ट भी कम आए, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक तरह से है, ठीक है। वही उसका मेथड भी आपको बता रखा है यहाँ पर,
कि वही फ्रेगमेंट्स करते हैं, फिर उसको हम कुछ लाइगेटर उसके साथ अडेप्टर लगाते हैं, ठीक है। तो बाद में फिर हमें उससे पता लग जाता है कि हमें, जैसे कि लिखा ना इसने आप, मिलियंस ऑफ क्लस्टर जो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बता रखा है, अदरवाइज मतलब वही है ना कि साइंटिस्ट एक नॉर्मल जो प्रोसेस है, ठीक है, कैसे एक तो उसको फास्ट किया जा सके और कैसे सीक्वेंसिंग की कॉस्ट को कम किया जा सके। पहले जो सीक्वेंसिंग होती थी वो बहुत महंगी होती थी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस चीज पे काम कर रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना, किसी को कोई डिजीज है तो ये थोड़ा कि वो पूरे जीनोम का सीक्वेंस कराता है, या किसी को मान लो कोई डिजीज है, डॉक्टर कहते हैं कि शायद आपकी उस जीन में म्यूटेशन हो, इस वजह से ये आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो दे गो फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ दैट जीन। अब वो जीन जो है उसका साइज कितना है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उस हिसाब से फिर कोस्टिंग होती है। तो पहले तो जीनोम, एक जीन सीक्वेंस की कोस्टिंग ज्यादा होती थी, बट अब वही है कि उसकी कोस्टिंग, क्योंकि कंपनीज में आपस में कंपटीशन है ना, जो कम पैसे में सीक्वेंसिंग करके देगा, ऑब्वियसली उसकी वो मार्केट को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग मेथड्स डेवलप कर सकते हैं कि कैसे हम सीक्वेंसिंग कॉस्ट को आपका कम कर पाए, ठीक है। चलिए बाकी फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।